वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो सबमिशन में जा रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि रिसर्च पेपर में कैसे क्या लिखा जाए, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। तो आज ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। सबसे पहले रिसर्च पेपर की स्टार्टिंग हमेशा एब्स्ट्रैक्ट से होती है। एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट ब्रीफ है जो कि जनरली 200 से 250 वर्ड्स का होता है, जिसमें आपकी मेन 4 चीज़ें कवर होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द थीम, दूसरा उसकी फाइंडिंग, तीसरा कंक्लूजन और चौथा होता है फ्यूचर स्कोप। यानी हर स्टडी का एक फ्यूचर स्कोप ज़रूर होता है। इन चारों को हम शामिल करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट के ठीक नीचे आपके कीवर्ड्स होते हैं, जिसे टेक्निकल टर्म्स भी कहा जाता है, जो कि इसी कीवर्ड्स के थ्रू आपके जो रिसर्च पेपर है उसको ऑनलाइन जो है ट्रेस किया जाता है। तो मिनिमम 5 कीवर्ड्स और मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करके उसको सेपरेटर की तरह इंट्रोडक्शन से उसका सेकंड पार्ट शुरू किया जाता है। इंट्रोडक्शन में आपके करंट सिनेरियो कि जो आप कॉन्सेप्ट आपने लिया उसका करंट सिनेरियो क्या है, किस तरीके का है वो। फिर बैकग्राउंड दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जब आता है तो ऑब्वियस ये बात है वो विदाउट बैकग्राउंड उसका करंट सिनेरियो नहीं हो सकता। तो बैकग्राउंड हो जाएगा और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन, यानी किस ईयर से वो शुरू हुआ, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और करंट सिनेरियो में वो किस लेवल पे है उसको दिखाया जाता है। तो डेवलपमेंट जो टाइमलाइन अगर अवेलेबल है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो उसको शो किया जा सकता है। फिर अगला चीज़ है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप एक्चुअली एक एरिया है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आप जिस थीम को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले उसमें कोई स्टडी हुई है, और हुई है तो कहाँ तक हुई है, उसमें कितना % चांसेस हैं। तो रिसर्च गैप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रीवियस अगर कोई स्टडी हुई है उसमें क्या था और आपने उसमें क्या नया निकाला, तो वो जो डिफरेंस होता है दोनों का, वो रिसर्च गैप के अंदर फाइंड होता है। फिर है लिटरेचर रिव्यू। कोई भी थीम आप जब सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए हो, थीसिस के लिए हो या कुछ भी हो, उसमें लिटरेचर रिव्यू ज़रूर रेफर किया जाता है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से फ़ायदा ये मिलता है कि आपको थोड़ा और क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, प्लस आप उसके रिसर्च गैप भी उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स। हर स्टडी यानी हर काम का एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स आप ले सकते हो। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस एक एस्टिमेशन होता है, अजम्पशन होता है। जैसे हम मानते हैं ना कि जैसे कोई नॉर्मल फील्ड में गए, हमें कहा कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस हैं और नहीं भी हैं। किसी का डाइजेशन पावर अच्छा है तो वो ज़्यादा खाने पर भी पचा लेता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं। तो हाइपोथेसिस का मतलब मेन है कि एस्टिमेशन करना, कि हम जनरली 3 हाइपोथेसिस लेते हैं। आप 3 से ज़्यादा भी हाइपोथेसिस लेकर के अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमने जो थीम लिया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या टूल लगाया, क्या टेस्ट लिया, ये सब करते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि रिसर्च डिज़ाइन में मतलब हमने उसको किस फ्रेमवर्क पे तैयार किया है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, एनालिटिकल स्टडी है कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, ठीक। फिर सोर्सेज ऑफ डेटा ज़रूर होते हैं किसी भी रिसर्च में। तो प्राइमरी डेटा पे हम कर रहे हैं कि सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हैं, ये डिसाइड करना होता है। फिर डेटा एनालिसिस करनी है। डेटा एनालिसिस में हमने जो न्यूमेरिकल डेटा लिया उसको प्रॉपर उसमें टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसकी हमने जो हाइपोथेसिस ली थी उसी डेटा के बेस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि chi-square टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक टेस्ट इसमें और भी टेस्ट लगते हैं, जैसे एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट का यूज़ तब किया जाता है जब 2 जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पॉन्सेज में वेरिएंसेस हो, यानी डिफरेंस हो। तो उन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। एनोवा का यूज़ थीसिस में भी किया जा सकता है, थीसिस में भी होता है जब 2 वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और रिसर्च पेपर में भी आप एनोवा का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला सेक्शन आता है फाइंडिंग्स का। फाइंडिंग में आपने जितना अभी तक स्टडी किया, इंट्रोडक्शन, रिसर्च गैप, जो भी आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, डेटा एनालाइज किया, इससे आपको जो भी फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं आप उसको इसमें शो करते हैं। कंक्लूजन में कि फाइंडिंग्स के बाद आपने क्या कंक्लूड किया, कि आपने क्या पाया एग्जैक्टली, वो आप इसमें शो करते हो। तो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन जनरली आधे पेज का या 1 पेज का हो सकता है, वो आपके ऊपर वेरी करता है थीम के ऊपर कि क्या चाहिए। सजेशंस में आप ये दे सकते हैं कि हमने जो स्टडी निकाली, जो हमने फाइंडिंग की, उसमें और क्या उसको इम्प्रूव किया, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है,
उसमें सजेशन आप डाल सकते हैं। तो सजेशन आप पैराग्राफ फॉर्म में भी डाल सकते हैं, सजेशन आप पॉइंट में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर फ्यूचर स्कोप, कि आपने जो थीम ली उसका आगे क्या स्कोप है, क्या वो आगे सोसाइटी को जाके हेल्प करेगा, या जो पर्टिकुलर थीम आपने ली क्या उस फील्ड में और एक्सप्लोर करने का मौका देगा, चांस करेगा, यानी इज देयर एनी रूम फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन इन द थीम यू हैव सेलेक्टेड। और फिर लास्ट में रेफरेंसेज हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। रेफरेंसेज में आप वेबसाइट्स, जर्नल्स, लिंक्स या थीसिस या रिसर्च पेपर आपने जो भी कंसल्ट किया हो। तो रेफरेंसेज जनरली आपके कंसल्टेशंस होते हैं, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या मैटर कंसल्ट किया है अपनी थीम को कंप्लीट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसमें जो भी मैंने टेक्निकलिटीज बताई हैं उसको प्लीज़ देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के लास्ट अपने डाउट्स को पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।